हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। जो लोग मुझे शुरुआत से देख रहे हैं उन्हें पता है कि आज की वीडियो जो है वो मोस्ट अवेटेड वीडियो है, क्योंकि अभी तक मैं आप लोगों के साथ अपने जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी है उसको शेयर कर चुकी हूँ 3 पार्ट्स में। दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर वीडियोज़ जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। उसी सीरीज़ में आज की जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो है द लेबर डे वीडियो। जी हाँ, इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा जिस दिन डिलीवरी हुई थी उस दिन का पूरा एक्सपीरियंस, शुरुआत से लेकर आखिर तक। जब तक मैं और मेरी फैमिली बेबी से मिले तब तक का पूरा जो मेरा सफ़र रहा वो मैं आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि आपको जो मॉम बन चुकी हैं उन्हें पहले से ही पता होगा कि वो एक पूरा दिन कितनी एक्साइटमेंट से भरा होता है और उसमें कितने नए नए से आपको एक्सपीरियंस होते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मैं इस वीडियो में कुछ भी ऐसा आपसे छुपाऊँ या उसे छोड़ूँ, उसे ना डिस्क्राइब करूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो स्ट्रेच हो जाएगा। और मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज वीडियो में मैं एंड में आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ टिप्स देने चाहूँगी जो मैंने थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी फॉलो किए हैं और उनके मुझे काफ़ी अच्छे बेनिफिट भी मिले हैं। सो प्लीज़ आप लोग उनको ध्यान से सुनिए। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेग्नेंट किसी लेडी को जानती हैं या अभी आप कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं, प्लान कर रही हैं बेबी, तो वो सारे के सारे टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 1 जून को मैं अपने लास्ट अपॉइंटमेंट के लिए गई थी डॉक्टर के पास, जिसमें उन्होंने मुझे बताया था कि बेबी ड्रॉपिंग अभी तक भी नहीं हुई है, जबकि 6 जून को मेरे 9th मंथ कंप्लीट होने वाले थे। डॉक्टर ने मुझे बोला कि 6 जून तक हम वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर जैसे भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अब ये था दिमाग में कि चलो 6 जून तक तो डॉक्टर ने ही बोल दिया कि कुछ नहीं होने वाला है, वेट करना है, लेट्स सी क्या होता है। 6 जून से ही पहले 5 जून की ये बात है कि रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे मैंने अपना अच्छे से खाना वाना खाया नॉर्मल, और 10 साढ़े 10 के अराउंड मैं सोने चली गई। सडनली रात को 2 बजे मुझे अर्ज हुई कि मुझे अभी यूरिन पास करना है। बहुत ज़ोर से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी वॉशरूम जाना है। तो मैंने सोचा प्रेगनेंसी में इट्स वेरी नॉर्मल टू अर्ज मोर टू पी। मैंने सोचा शायद ये इसी वजह से है। मैंने किसी को ऐसे ना बताया, मैं अपना चुपचाप उठी और चुपचाप से मैं वॉशरूम चली गई। बट वहाँ से आते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि जो यूरिन अमाउंट है, जो एक डिस्चार्ज अमाउंट होता है नॉर्मल, हम जितना हमें पता होता है कि हमारा डेली यूरिन डिस्चार्ज अमाउंट कितना है, मुझे लगा हल्का सा वो शायद आज ज़्यादा है। तो मुझे लगा शायद से ये, क्योंकि मैं काफ़ी देर से सोई हुई थी, बहुत लंबा स्ट्रेच हो गया था नींद का, क्योंकि मैं 10:30 के अराउंड सोई थी और मैं 2 बजे उठी हूँ। तो मे बी इस वजह से होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप लोग जानते हैं ब्लडर वैसे ही ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसको मैंने नॉर्मल मान के मैं जाके लेट गई। फिर अराउंड 3 o'clock मुझे फिर से बहुत तेज़ अर्ज हुई और मैं फिर उठ के वॉशरूम गई, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार फिर से मुझे लगा कि यूरिन डिस्चार्ज अमाउंट बहुत ज़्यादा है। इस बार क्या हुआ कि जैसे ही मैं वॉशरूम से अपने अंदर बेडरूम तक आई तो मेरे सारे के सारे जो अंडरगारमेंट थे, जो अंदर पहनने वाले कपड़े थे, वो वेट हो गए थे। इस बार मुझे थोड़ा सा ये नॉर्मल नहीं लगा। मुझे लगा कि नहीं, इस टाइम अब ये किसी से डिस्कस करना चाहिए। तो क्योंकि मैं अपनी मम्मी के पास थी 8th मंथ के एंड से ही, मैंने मम्मी को उठाया, मैंने उनसे बोला कि इस तरह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट नॉर्मल। उन्होंने कहा कि मे बी योर वाटर बैग हैज़ ब्रोकन एंड मे बी दिस इज़ द डिलीवरी डे, बट अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, उसी के अकॉर्डिंग हम भी देखते हैं क्या करना है। उस टाइम पे मैंने, क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा था लीकेज, तो मैंने एक सैनिटरी पैड यूज़ किया, और फिर उस टाइम तक कोई ऐसे पेन या कंट्रैक्शन आप जिसे कहते हैं, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था, इवन नॉट इन 0.1 डिग्री। मैंने सोचा कि अगर
यही डिलीवरी डे है, अगर आज ही ये लेबर प्रोसेस स्टार्ट होना है तो आज का दिन बहुत ज़्यादा थकाने वाला हो सकता है। सो क्यों ना थोड़ा सा आराम ही कर लिया जाए, इतने नहीं कुछ लगता है कि ऐसी सिचुएशन है अभी भाग के हमें हॉस्पिटल जाना है। सो मैंने वही किया, मैंने सैनिटरी पैड यूज़ किया और उसके बाद मैं जाके लेट गई। अब करीब 4:30 के अराउंड मुझे थोड़ा सा पेन हुआ, एंड वो पेन इस टाइप का था जैसे नॉर्मल हमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं फर्स्ट डे सेकंड डे। और अगर एक पेन को आप रेटिंग दें 1 से 10 तक की, तो वो एक 1-1.5 रेटिंग का पेन था, इससे ज़्यादा नहीं उसकी इंटेंसिटी थी। मतलब नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं वो भी उससे कभी कभी ज़्यादा होते हैं, बहुत हल्का सा एक पेन था। बट वो पेन सडनली करीब 1 मिनट से भी कम के लिए आया और फिर बंद हो गया। लेकिन जब सडनली आप गहरी नींद सोए हुए हो और एकदम आपको दर्द होता है तो आपकी आँख खुल जाती है। उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट नहीं दर्द हुआ तो मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में मेरी आँख लगी, सडनली फिर से एक बार वही पेन दोबारा से हुआ और उतनी ही ड्यूरेशन के लिए हुआ और फिर वो बंद हो गया। अब मुझे लगा, क्योंकि काफ़ी स्टडी की हुई थी, काफ़ी प्रेगनेंसी पे जो बुक्स होती हैं वो मैंने पढ़ी हुई थी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सो मुझे लगा कि शायद से यही कंट्रैक्शन की स्टार्टिंग है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था और आप लोग जानते भी होंगे कि कंट्रैक्शंस कभी भी आपको कॉन्टीन्यूस नहीं आते हैं, वो इंटरवल्स में आते हैं। तो और जब भी आपके कंट्रैक्शंस स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में कंट्रैक्शन जो होते हैं, जो पेन होता है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 30 सेकेंड से 90 सेकेंड तक की ही होती है। उसके बाद आपको 20 से 25 मिनट तक कोई दर्द नहीं होता, कोई कंट्रैक्शन नहीं आते। फिर उसके बाद इंटरवल के फिर से आपको वही 30 सेकेंड टू 90 सेकेंड का कंट्रैक्शन आता है। तो इसी तरह से वो इंटरवल्स पे आते हैं और धीरे धीरे पेन का इंटरवल बड़ा होता जाता है एंड रेस्ट का इंटरवल कम होता जाता है। तो ये कंट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। सो उस टाइम मैंने फिर से दोबारा से मम्मी को उठाया, मैंने बोला कि अब मुझे ऐसे भी फील हो रहा है, क्या ये लेबर पेन है? उन्होंने कहा हाँ, ये इंडिकेशन तो बिल्कुल लेबर पेन की ही है। अब लेकिन ये बताओ कि कितना सीवियर पेन है? मैंने कहा नहीं, बहुत ही लाइट पेन है, बट हाँ ये है कि पेन उसी तरीके से आ रहा है इंटरवल्स पे जैसे कंट्रैक्शन पेन आता है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, अब हमें थोड़ी सी वॉक कर लेनी चाहिए और फिर जैसे ही हमें लगेगा कि अब हॉस्पिटल जाना ही है तब हम हॉस्पिटल चलेंगे। हम लोग इतना वरी नहीं कर रहे थे हॉस्पिटल जाने के लिए, इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल जिसमें मेरी डिलीवरी ड्यू थी वो हमारे घर से मुश्किल से 2 मिनट की डिस्टेंस पे था। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, मेरा हॉस्पिटल बैग भी रेडी था करीब 1 महीने से। तो ये नहीं था कि पहुँच हो जाएगा, हम पता नहीं क्या करेंगे, सडनली सारी चीज़ें कहाँ से अरेंज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम बिल्कुल रिलैक्स थे कि जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा दैट दिस इज़ द टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल, हम चले जाएंगे। सो इसीलिए उन्होंने कहा वॉक स्टार्ट करो। तो अराउंड 4:45 बजे मैं अपना वॉक मैंने स्टार्ट कर दी। अब क्योंकि हस्बैंड साथ नहीं थे तो मैंने उन्हें कॉल करना शुरू किया। 3-4 कॉल के बाद उन्हें पता चला फ़ोन का, तब उनकी कॉल बैक आई। तब उन्होंने पूछा कि इज़ इट ऑल राइट, तुमने इतना सुबह फ़ोन किया, क्या वजह रही? तब मैंने उन्हें बताया सारी सिचुएशन जो रात से थी कि अब इस तरीके से मुझे फ़ील हो रहा है और लगता है आज ही डिलीवरी होनी है, सो आप फटाफट से आ जाओ। और उन्होंने किया भी ऐसा ही। उन्होंने कहा ठीक है, बस मैं निकल रहा हूँ। और इतनी बात हुई और वो थोड़ी देर बाद वहाँ आने के लिए निकल गए। अब यहाँ मैं वॉक किए जा रही थी, करीब 7 बजे जो कंट्रैक्शन थे उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटरवल अभी भी वही था कि कुछ देर के लिए आ रहे थे, फिर 15 से 20 मिनट आराम था, लेकिन अब इंटेंसिटी 2-3 की इंटेंसिटी पर वो पहुंच गया था पेन। अब आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है वो उतनी इंटेंसिटी पर पहुंच गया था। सो उस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके मैंने वॉक करनी शुरू करी कि जब भी मुझे कंट्रैक्शन आया तो मैं रेस्ट लेने लगी, खड़ी हो गई। जैसा मैंने बुक्स में पढ़ा था कि आपको इस पोजीशन में खड़ा होना है, वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूँगी कि लेबर पेन के दिन आपको कैसे कैसे स्टैंड करना है, कैसे चलना है, कहाँ पे आपको रेस्ट करना है, कहाँ पे आपको वॉक करना है, क्या खाना है।
ये मैं आपसे आगे आने वाली वीडियोस में शेयर ज़रूर करूँगी। सो मैंने वही चीज़ फॉलो की और मैंने अपना वॉक करना और थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेना स्टार्ट किया। करीब 8 बजे तक मैंने ये किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब नहा के और कुछ अच्छा सा नाश्ता करके हेल्दी सा, क्योंकि अब पता नहीं है अगर लेबर डे यही है तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, कितना लंबा प्रोसेस होता है ये। सो मुझे अच्छा हेल्दी कुछ खा लेना चाहिए पेट भर के, सो दैट एक एनर्जी भी मिले और थोड़ा सा माइंड पॉजिटिव रहे हेल्दी खाने से। सो वही किया। मैं 8 बजे शावर लेने चली गई। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करते करते ही जो पेन था वो थोड़ा सा और बढ़ गया। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल चली गई। वहाँ जाके हमने बताया कि लेबर डे लग रहा है हमें, क्योंकि सारे सिग्नल्स ऐसे लग रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप एडमिट हो जाइए और थोड़ी देर में हम एक स्कैन करेंगे और एक इंटरनल असेसमेंट करेंगे। उससे हमें पता चलेगा बेबी की पोजीशन क्या है और कितना टाइम अभी डिलीवरी में लग जाएगा। तो हम फटाफट से हमने अपना हॉस्पिटल गाउन पहना और रूम में आ गए और थोड़ी सी एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गई थी अब, क्योंकि डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया था, एडमिट कर लिया था। दैट मीन्स आज तो बेबी आने वाला है, तो बहुत एक्साइटमेंट हो गई। लेकिन साथ साथ अब कंट्रैक्शंस बढ़ गए थे तो उन पे भी ध्यान जा रहा था बार बार। लेकिन कंट्रैक्शंस की बात कहूँ तो अभी भी वो मेरे कंट्रोल में थे, वो इतने नहीं थे कि वो मेरे फेस से स्माइल हटाते। तो मैं अभी भी नॉर्मली बात कर रही थी सबसे, मैं लेटे हुए अपनी सेल्फीज़ ले रही थी उस पोजीशन में, इस पोजीशन में, हॉस्पिटल के रूम की ले रही थी कि मुझे याद रहे हाँ इस रूम में मेरी डिलीवरी हुई थी। तो ये सब चल रहा था और ऐसे ही टाइम निकलता जा रहा था। तो डॉक्टर आई करीब 11 बजे के करीब और उन्होंने तब एक इंटरनल असेसमेंट किया। और इंटरनल असेसमेंट उस टाइम पे आई टेल यू, इतना कभी आपको डिलीवरी में पेन नहीं होगा जितना वो जब इंटरनल आपको असेस करती है तब पेन होता है। मतलब मुझे पर्सनली ये लगा, पता नहीं आपका एक्सपीरियंस कुछ और कहता होगा, लेकिन मुझे यही लगा कि इतना डिलीवरी में मुझे पेन नहीं लगा। लेकिन जब वो इंटरनल जो असेस करती हैं, जब आपको कंट्रैक्शन आ रहे जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा पेन होता है। तो इंटरनल असेसमेंट करके उन्होंने बोला कि बेबी अभी तक भी ड्रॉप नहीं हुआ है, नीचे नहीं आया है और मुझे ये डाउट है कि मैं शायद नॉर्मल डिलीवरी के लिए कंटिन्यू ना कर पाऊँ, क्योंकि ड्रॉपिंग नहीं हुई है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और सर्विक्स खुलने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। उस टाइम पे मेरी सर्विक्स की जो ओपनिंग थी वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक थी और एक नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस के लिए आपके सर्विक्स की ओपनिंग को 10 सेंटीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। सो उन्होंने कहा वैसे तो अभी टाइम लगने वाला है और ये मान के चलिए कि 4 तो बजेंगे ही, शाम के ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि बेबी किस स्पीड से खिसक रहा है और किस स्पीड से सर्विक्स खुल रहा है, इन सब बातों पे वो डिपेंड करता है। तो अभी मैं 2 घंटे के बाद फिर से चेकअप करूँगी और उसके बाद देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। सो अब 12 बजे के अराउंड मेरे हस्बैंड भी आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है, अब कैसा फील हो रहा है। तो उस टाइम तक कंट्रैक्शंस थोड़े ऐसे थे कि हाँ अब वो मुझे लग रहा था कि अब अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो वो परेशान करने वाली हो जाएंगी। लेकिन ये मैं हेल्पफुल कहूँगी कि मैंने शायद जो थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी जो रूटीन फॉलो किया है कि कोई जंक फूड नहीं खाया, बिल्कुल हेल्दी खाया, बिल्कुल हेल्दी रही और वॉक बहुत की, पानी बहुत पिया, ये सब जो मतलब एक हेल्दी रूटीन मैंने फॉलो किया है, उसी की वजह से शायद उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी मिली थी कि वो कंट्रैक्शंस मुझे इतना परेशान नहीं कर रहे थे। और मेरी मदर मुझे बार बार यही कह रही थी अभी ठीक से आए नहीं है, तुम देखना जब ठीक से कंट्रैक्शन आएंगे तुम्हारी शक्ल बदल जाएगी। एंड आई वाज सेइंग कि नहीं अभी तक तो मुझे ठीक लग रहा है, आके देखते हैं क्या होता है। क्योंकि शुरू से ही मैंने एक माइंड सेटअप किया हुआ था कि लेबर प्रोसेस जो है एक बहुत ही कॉमन, एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। इसका फोबिया बनाकर प्रेग्नेंट लेडी को कभी नहीं चलना चाहिए कि बहुत दर्द होने वाला है और मैं कैसे सहन करूँगी, मैं कैसे पुश करूँगी,
मैं कैसे डिलीवर करूँगी एक बेबी। और सिजेरियन बहुत अच्छा होता है, सिजेरियन में तो ऐसी चुटकी बजाते ही काम हो जाता है। बट लेट मी टेल यू, मैं दोनों में से किसी भी प्रोसेस को गलत या बुरा नहीं मानती हूँ। और कई बार मैंने सुना है कि मनी मेकिंग चक्कर में आके डॉक्टर्स जो होते हैं बहुत जल्दी सिजेरियन के लिए बोल देते हैं, बट मेरी डॉक्टर इस मामले में ऐसी नहीं थी। आई वॉज़ लकी। और उन्होंने भी मुझे शुरू से ही बोला है कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट लेट्स सी कि आगे बेबी सिचुएशन क्या कहती है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल ये माइंड सेटअप करके मत चलिए कि नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, बिकॉज़ डॉक्टर को ही पता होता है एक्चुअल में कि इंटरनली क्या कंडीशन बन रही है। कई बार क्या होता है, हम अपने माइंड में ही सेट कर लेते हैं कि डॉक्टर मनी मेकिंग के चक्कर में बोल रहा है कि सिजेरियन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वाकई आपको और आपके बेबी को कोई ऐसा इशू हो जो नॉर्मल डिलीवरी से और बढ़ सकता है, उसका रिस्क बढ़ सकता है। सो अपने डॉक्टर पर भरोसा रखिए, फेथ रखिए, वो जो करेंगे आपके और आपके बेबी के लिए अच्छे के लिए ही करेंगे। सो यही रहा कि 12 बजे हस्बैंड आए, मैंने उन्हें बताया कि अभी और 1 घंटे बाद डॉक्टर दोबारा से चेकअप के लिए आने वाली है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वही हुआ, 1 बजे के करीब डॉक्टर आई, उन्होंने फिर से इंटरनली असेस किया। इस बार उन्होंने कहा कि सर्विक्स ओपनिंग हो रही है, करीब आप मान के चलिए 2.5 सेंटीमीटर तक हो गई है, लेकिन बेबी नीचे नहीं आ रहा है, विच इज़ अ साइन ऑफ प्रॉब्लम। सो मैं चाहती हूँ कि आप एक सोनोग्राफी करवा लें, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, प्लेसेंटा जो होता है, वो कहीं यूट्रस की वॉल पर चिपका हुआ तो नहीं है, जिसकी वजह से बेबी नीचे आ नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है और उसके बावजूद हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसेस करते हैं, तो क्या होगा कि डिलीवरी के टाइम जब बच्चा नीचे आएगा तो वो चिपकी हुई अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से कॉर्ड बीच में से टूट जाने का डर है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, बेबी के लिए स्पेशली बहुत रिस्की है। तो उन्होंने कहा एक अल्ट्रासाउंड स्कैन कर लेते हैं इस टाइम और पता लगाते हैं प्लेसेंटा की, कॉर्ड की और बेबी की पोजीशन क्या है। सो मैं और मेरे हस्बैंड गए और हमने फटाफट से एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया। सो अल्ट्रासाउंड स्कैन के बाद बहुत जल्दी रिपोर्ट्स मिल गई हमें और हमने वो रिपोर्ट्स आके अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि पानी जो है, क्योंकि काफ़ी देर से वाटर लीकेज हो रहा था, तो थोड़ा कम हो गया है। सो अब आप कोई वॉक ना करें और अपने बेड पर ही रहें। प्लस दूसरी चीज़ जो उसमें थी कि जो उनका डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं है, अम्बिलिकल कॉर्ड चिपकी हुई तो नहीं है, कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है नॉर्मल डिलीवरी को प्रोसीड करने में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वहाँ पर जो छोटी सी एक सिचुएशन बनी वो ये कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड का एक लूप बेबी की नेक की चारों तरफ आ गया था, और ये जो है अगर वो सिंगल लूप है तो 90% उसमें कोई रिस्क नहीं होता है, और इजीली डिलीवरी के टाइम पे जब बेबी बाहर आता है तो डॉक्टर उस लूप को उसके सर के ऊपर से उतार लेते हैं। सो डॉक्टर ने कहा ये इतनी कंसर्न की बात नहीं है, बस अब आप ज़्यादा वॉक मत कीजिए, अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो बात अलग है, अदरवाइज़ आप अपने बेड पर ही रहिए। सो हम वापस से रूम में आ गए और वापस से अपने बेड पर वही सब अपना कंट्रैक्शंस चल ही रहे थे, तो वो सब स्टार्ट रहा। अब मैं आपको अगर सच में बताऊं तो जो रियल एक कंट्रैक्शन होता है, मींस लाइक आपको ना खुद से ही एक इंट्यूशन होने लगता है कि हाँ अब डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि वो पेन आपको एकदम से इंस्टिगेट कर देता है कि ये ही पेन है जो अब डिलीवरी के जो पेन लोग बोलते हैं वो है। सो मेरे केस में मुझे वो पेन आई थिंक 4 बजे के अराउंड से महसूस होना शुरू हुआ। उस टाइम पे कंट्रैक्शन सच में काफ़ी तेज़ हो गए थे, बट तब भी मुझे मेरे माइंड में, क्योंकि जो शुरू से प्रेगनेंसी से मैं अपने मन में एक बात बैठा के चल रही थी कि नहीं, मुझे होप लूज़ नहीं करना है, मुझे पॉजिटिव रहना है और मुझे स्ट्रेस को बिल्कुल अपने ऊपर नहीं आने देना है। तो वही मैं अपना वो जो रेस्ट पीरियड आ रहा था कुछ मिनट्स का,
मैं उसको फुल्ली यूटिलाइज़ कर रही थी। उसमें मैं अच्छे से सांस लेती थी, मैं बात करती थी, और अगर मुझे पानी पीना है तो पानी पीती थी। तो उसमें मैं इतनी एनर्जी गेन कर लेती थी कि सो दैट मैं अगले कंट्रैक्शन के लिए रेडी हो जाऊँ। सो 5:30 के अराउंड डॉक्टर दोबारा से चेकअप के लिए आती हैं, और उस टाइम गेस व्हाट, वो मुझे बोलती हैं यू आर फुल्ली डायलेटेड, अब हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। सो फुल्ली डायलेटेड का मतलब होता है कि जब आपका सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है, यानी कि योर बॉडी इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। सो मेरा 5:30 ये हो गया था। डॉक्टर कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर नर्सेस को, और अपने रूम में चली गई, और वो लोग लेबर रूम तैयार करने लगे। करीब 6 बजे के अराउंड मुझे लेबर रूम में ले जाया गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब करते हैं। आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे जब डिलीवरी के टाइम पर डॉक्टर आपको कट देते हैं और उसके बाद जो स्टिचेस लगाते हैं आपको, उसमें आपको जो वो एक लोकल एनेस्थीसिया टाइप होता है, उसका आपको ज़्यादा असर नहीं होता है। आपका सिर्फ वो एरिया कुछ देर के लिए नम हो जाता है, और बहुत ही थोड़ी देर के लिए नम होता है, क्योंकि कट लगाने का शायद आपको ना पता चले, बट स्टिचेस का पता चलता है। सो वो इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑक्सीजन मास्क पहनाया, और आपके हाथ और पैर जो है वो बेल्ट से टाइप कर दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इतना फोर्स लगाते हैं और एक तरफ पेन भी हो रहा होता है, तो कुछ लेडीज पेशेंस लूज कर देती हैं, वो पैर हाथ चलाने लगती हैं। सो उससे डॉक्टर को जो उनका प्रोसेस चल रहा है, वो बेबी को एकदम फोकस कर रहे हैं, उसमें उनको थोड़े से इंटरप्शंस हो सकते हैं। तो इस वजह से प्रिकॉशन लेते हुए डॉक्टर आपके हाथ और पैर जो है वो बांध देंगी। उसके बाद करीब 6:15 के अराउंड डॉक्टर आई, जब ये सब पूरा हो गया उनका इंजेक्शंस एंड ऑल। सो लेबर रूम में मैं जिस बेड पर थी, वहाँ ठीक मेरे सर के पीछे जो वॉल थी, उस पर एक वॉल क्लॉक लगी हुई थी, और मैंने देखा कि 6:15 पर शार्प एकदम मेरी डॉक्टर आई, और उन्होंने फिर से एक इंटरनल असेसमेंट किया। उन्होंने कहा कि अंशु यू आर जस्ट रेडी, आप जब मैं आपको कहूँ आपको पुश करना है, और जब तक मैं ना कहूँ पुश करते रहना है। बीच में आपको सांस नहीं छोड़नी है, ना ही कोई दूसरी सांस लेनी है। सो जितनी एनर्जी से पुश कर सकते हो उतनी एनर्जी से आपको पुश करना है जब मैं आपको बोलूँ। सो मैंने कहा ओके, और जो मेन डिलीवरी प्रोसेस था वो शुरू हो गया। सो डॉक्टर ने मुझे 1 टाइम पहले पुश करने के लिए बोला, तो मैंने पुश किया पूरी हिम्मत से। नॉर्मली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पर डॉक्टर आपको पुश करने के लिए बोलते हैं, और उसके बीच में थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है। बट मेरे केस में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्या किया कि जो सर्विक्स था वो इतना इजीली खुल गया, पेन जो है वो मुझे इतना ज़्यादा बेयर करना नहीं पड़ा। सो मेरे केस में क्या था कि पहले ही पुश में बेबी का जो हेड था वो बिल्कुल बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे एकदम से कहा कॉन्टिन्यूस पुश करो, अब आपको रुकना ही नहीं है। और मैं उसी एक पुश को मैंने 2 सांसें भर के, आप उससे बोल सकते हैं कि दूसरा तीसरा पुश, लेकिन एक वो कॉन्टिन्यूस ही एक पुश था। और तीसरे पुश में गेस व्हाट, द बेबी इज़ आउट। सो ये था मेन डिलीवरी का प्रोसेस मेरा, जो मुश्किल से 20-25 मिनट ही चला होगा। और मैंने देखा जिस टाइम बेबी बाहर आया, तो मैंने अपने वो पीछे की वॉल क्लॉक पर फटाफट से टाइम देखा, तो उसमें था 6:45। और आज भी मेरे बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट में वही टाइम डला हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स भी एकदम से बेबी के बाहर आने के बाद टाइम नोट करती हैं, और मैंने भी वो टाइम नोट किया था। तो बाद में मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि येस आई गॉट दैट एग्जैक्टली। सो ऐसी थी डिलीवरी, बट एक्साइटमेंट एकदम से छू हो गई जब बर्थ के बाद बेबी बिल्कुल नहीं रोया। और मैंने सुना भी था, और मैंने ये हमेशा एकदम कॉमन होता है कि बच्चे का फर्स्ट क्राई बहुत ज़रूरी होता है, पहली बार रोना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं 8 मंथ में कि बच्चे के लंग्स फुली डेवलप हो जाए, ताकि वो बाहर आके बहुत रोए, जिससे उसके लंग्स खुलते हैं।
मुझे एकदम से डाउट हुआ एंड डॉक्टर ने भी ना मुझे कंग्रेट्स किया और ना ही मुझे बेबी को दिखाया, ना ये बताया कि बेबी गर्ल है बेबी बॉय है, कुछ नहीं। उन्होंने फटाफट से बेबी को रैप किया एक ब्लैंकेट में और एक नर्स के थ्रू उन्हें बोला कि पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाओ फटाफट से। अब क्योंकि एक्साइटमेंट तो जिसके लिए था वो कमरे से बाहर जा चुका है, अब दिमाग में आ जाती है परेशानी कि यार रोया क्यों नहीं, ऐसा क्या हो गया। वही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। और डॉक्टर का काम होता है कि उस टाइम आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, आप किसी और चीज़ के बारे में ना सोचें, क्योंकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो इतने लूज़ हो जाते हैं कि आपकी एक एक सांस का, आपके एक एक स्ट्रेस का जो असर है वो उन पर दिखता है। सो डॉक्टर मुझसे पूरा टाइम बात करती जा रही थी ताकि मैं वहाँ से मेरा ध्यान हट पाए। लेकिन जब बेबी आपसे दूर चला जाता है और जिसको आपने पहली बार देखा भी नहीं है, तो सब चीज़ें साइड में हो जाती है, आपका ध्यान किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं होता। मैं कॉन्टीन्यूस सोचे जा रही थी उसके बारे में कि अभी तक भी आवाज़ नहीं आई, अभी तक भी आवाज़ नहीं आई। और मैं डॉक्टर से पूछ रही थी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, कुछ भी है, दोनों अच्छे होते हैं। मैंने कहा येस, आई एम टोटली फाइन विद बोथ ऑफ दैम, बट आई एम रियली क्यूरियस टू नो। डॉक्टर मुझसे मेरी स्कूलिंग के बारे में और कॉलेज में क्या सब्जेक्ट्स थे, ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, ये वो और प्रेगनेंसी में कौन सी बुक पढ़ी, कौन सी एक्सरसाइज करती थी, ये सब बातें मुझसे करती रही ताकि मेरा ध्यान भटकता रहे। करीब 5 से 10 मिनट ये सब बातें चलती रही और उसमें स्टिचेस का जो काम होता है डॉक्टर का वो पूरा हो गया। यहाँ पे जिनकी डिलीवरी होने वाली है और जिनको स्टिचेस से बहुत डर लगता है और उनके मन में रहता है डाउट कि स्टिचेस का पता चलता है या नहीं चलता है, तो लेट मी टेल यू, स्टिचेस का पता चलता है, बहुत अच्छे से चलता है, बट वो पेन इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप बर्दाश्त ना कर पाएँ, क्योंकि वो इंजेक्शन जो आपको पहले देते हैं उससे जो आपका वो एरिया होता है थोड़ा थोड़ा नम रहता है। पेन होगा बट इतना होगा कि आपको बर्दाश्त हो जाएगा, आप चिल्लाएंगी नहीं उस पेन में, वो थोड़ा हल्का ही होगा। 5 से 10 मिनट जब स्टिचिंग्स कंप्लीट हो गए उस टाइम पर आवाज़ आई बेबी के रोने की एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, नाउ आई कैन ब्रीथ, बेबी इज़ ओके। उस टाइम पर डॉक्टर हैंड वॉश करने के लिए चली गई, तब एक नर्स ने धीरे से मेरे कान में आके कहा कि बेबी बॉय हुआ है आपको, आपका बेटा बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा है, और अभी उसको पीडियाट्रिशियन हाइट वेट कर रहे हैं, उसके बाद आपको जब रूम में शिफ्ट करेंगे तब आप उससे मिल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह की जाती है, आपके ड्रेस चेंज की जाती है, उसके बाद आपको रूम में शिफ्ट किया जाता है। तो रूम में शिफ्ट करने के लिए जब वो लोग मुझे लेके जा रहे थे तो तब मैंने देखा मेरे हस्बैंड जो बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने बेबी को शायद जब तक वो पीडियाट्रिशियन के पास से नहीं आया था, वो मेरे पास आए, और क्योंकि हमने बहुत पहले से ही बेबीज़ के नेम सोचे हुए थे कि गर्ल होगी तो ये नाम रखेंगे, बॉय होगा तो वो नाम रखेंगे। हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि अगर बॉय हुआ तो हम उसका नाम नीव रखेंगे। वो धीरे से मेरे पास आए और उन्होंने मेरे कान में बोला नीव आ गया और उनके आईज में उस टाइम पे जो खुशी थी आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया और करीब 10 से 15 मिनट बाद वो लोग नीव को लेकर आ गए एंड इट वाज रियली क्यूट। वो इतना प्यारा सा था, और जब आप किसी का छोटा सा बच्चा देखते हैं तभी आपको इतनी क्यूट लगता है। जब आपके अपने ही बच्चे को कोई लेके आए आपके सामने पहली बार, तो उस टाइम जो खुशी होती है वो तो कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ऐसी थी मेरी नॉर्मल डिलीवरी, और नेक्स्ट डे मुझे अराउंड 12 in नून डिस्चार्ज मिल गया था। उसके बाद हम हैप्पीली अपने घर आ गए वापस। आई होप ये स्टोरी सुन के जिनकी डिलीवरी अभी कमिंग सून है उनको शायद थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि लेबर पेन से डरना नहीं है आपको, और स्टिचेस से बिल्कुल नहीं डरना है कि, और ब्रेव बने रहना है, एकदम पॉजिटिव बने रहना है। फिर ये लेबर पेन का फोबिया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अब आते हैं वीडियो के एंड में।
और अब मैं आपको देने वाली हूँ वो टिप्स जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो किया और मुझे लेबर के टाइम पे उनका बहुत फ़ायदा मिला। तो सबसे पहली जो टिप है वो है स्टे एक्टिव। यस, प्रेग्नेंट होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बीमार हैं। प्लीज़ एक्टिव रहें, अपने घर के छोटे मोटे काम करती रहें, हैवी वेट ना उठाएं, अदरवाइज़ और कोई काम करने में और ज़्यादा देर तक खड़े रहने का काम ना करें, लेकिन थोड़े बहुत काम आप करती रहें, अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। नंबर 2 जो पॉइंट है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। जी हाँ, पानी आप बहुत ज़्यादा पीजिए। बहुत ज़्यादा से मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी पानी पीजिए, लेकिन 12 से 13 ग्लास आप डेली पीजिए, क्योंकि बच्चा जो होता है वो जिस वाटर बैग में रहता है उसमें अमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो आपके पानी के कंजम्पशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, और उसका कम होना यानी कि बेबी को इन्फेक्शन होना, तो इसलिए भी आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। नंबर 3 जो है, ईट हेल्दी। सो प्लीज़ जंक फूड, फ्राइड फूड, बाहर का खाना, इसको जितना हो सकता है अवॉइड करें। सीजनल फूड्स खाएं, डेली 2 सब्जियां ज़रूर खाएं और हेल्दी खाएं। अगर आपको ब्लॉटिंग की या गैस की प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, लेकिन अपनी डाइट पूरी लें। 4th पॉइंट पे आते हैं, डू मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन में जो आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो आपको लेबर टाइम में बहुत काम आएगी। जब आप बेबी को पुश कर रहे होंगे तो आपको पहले से ही प्रैक्टिस होगी कि आपको कितनी देर तक सांस लंबी खींच के रखनी है, कितनी देर में रिलीज़ करनी है, तो इसका फ़ायदा आपको लेबर प्रोसेस में बहुत ज़्यादा होगा। 5th पॉइंट में आते हैं, स्टे पॉजिटिव। जी, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी होती है आपकी प्रेगनेंसी में। सो अच्छी बुक्स पढ़िए, और बेबीज़ के आप छोटे छोटे से क्लोथ्स देख सकते हैं ऑनलाइन, या फिर उसके छोटे छोटे से रैकल्स देख सकते हैं जिनसे वो आकर खेलने वाला है। आप टॉयज़ देख सकते हैं, और यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस होती हैं जिसमें बहुत सारी मॉम्स ने मेरी तरह ही अपनी लेबर प्रोसेस का, अपनी प्रेगनेंसी के फेज़ की जो जर्नी है उनकी शेयर की हुई है। वो वीडियो देखने से भी बहुत पॉजिटिविटी आती है और बहुत सारी नई चीज़ें पता भी चलती हैं। और आप क्या कर सकते हैं, बेबीज़ की फ़नी वीडियोस देख सकते हैं, बेबीज़ के नेम की जो वीडियोस आती हैं, या गूगल सर्च पे आप बेबी के नेम देख सकते हैं, उनके मीनिंग्स देख सकते हैं। तो इन चीज़ों से बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आती है और अपने बेबी से आप जुड़े रहते हैं। और सबसे अच्छा कि आप अपने बेबी बम्प पर हाथ रखकर आप अपने बेबी से बातें भी कीजिए, उससे भी बहुत पॉजिटिविटी आती है। सो लास्ट पॉइंट है कि आप 8th मंथ जैसे ही आपका फिनिश होता है, 9th शुरू होता है, तो आप खजूर खाना शुरू कीजिए। आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी लेबर प्रोसेस में, क्योंकि इससे आपकी पेल्विक मसल्स और आपका सर्विक्स जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो पेन आपको बेयर करने की हिम्मत आ जाती है और आपका लेबर प्रोसेस छोटा भी हो जाता है। सो ये थी आज की मेरी पॉइंट्स और ये थी वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक इट। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।